हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से लाया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द गोल्डन पिंसनेस। एंड अगेन फ्रेंड्स, ये भी शेरलॉक होम्स सीरीज की एक और कड़ी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द गोल्डन पिंसनेस। एक तूफानी शाम थी। होम्स और वॉटसन बैठे गरजती हवा की आवाज़ सुन रहे थे। होम्स एक पुराने पत्र का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था और वॉटसन चेहरे पर एक भावहीन भाव लिए खिड़कियों से बाहर लगातार देखे जा रहा था। कुछ देर बाद होम्स ने पत्र नीचे रख दिया। ओह, मेरी आंखों में दर्द होने लगा है। जैसे ही वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुका, घोड़ों के टापों की आवाज़ आई और उनकी इमारत के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई, यानी कि एक हॉर्स कैब। एक आदमी बाहर निकला और गाड़ी की आवाज़ तेज हो गई। होम्स ने टिप्पणी की कि इस मौसम में उनके लिए एक बहुत ही दिलचस्प मामला लेकर कोई व्यक्ति बाहर आ सकता है। जैसे ही लैंप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, होम्स ने देखा कि ये तो इंस्पेक्टर स्टैनली हॉपकिंस थे। होम्स ने उन्हें आग के सामने बैठने को कहा क्योंकि सर्दी बहुत थी, और वॉटसन ने उनका भीगा हुआ कोट उतारने में उनकी मदद की। होम्स ने उन्हें एक सिगार दिया और कहा कि इस मौसम में उनसे मिलने के लिए ज़रूर कोई बहुत ज़रूरी चीज़ होगी। हॉपकिंस उस शाम चैथम में एक मामले की जांच के लिए बुलाए गए थे। उन्हें 3:15 बजे की टेलीग्राम मिला था। वे 5 बजे पहुंचे और तुरंत वापस आकर होम्स से मिले क्योंकि उन्हें स्थिति समझ नहीं आ रही थी। हॉपकिंस ने कहा कि एक आदमी मारा गया था, लेकिन जहां तक उनकी समझ थी उसे मारने का कोई कारण था ही नहीं, तो फिर उसका कत्ल क्यों हुआ। होम्स और करीब आया, अपना सिगार जलाया और पीछे झुककर इंस्पेक्टर से मामले का विवरण बताने को कहा। हॉपकिंस ने बताया कि हत्या ऑक्सफील्ड प्लेस नामक एक पुनर्वास गृह में हुई थी, जहां पीड़ित प्रोफेसर कोरम कुछ साल पहले ही किराए पर रहते थे। प्रोफेसर बीमार थे और अपना आधा समय बिस्तर पर और बाकी समय घर में लाठी के सहारे लड़खड़ाते हुए बिताते थे। उनसे मिलने आने वाले कुछ पड़ोसी उन्हें बहुत पसंद करते थे। आखिरकार घर में 2 नौकर तो थे ही, श्रीमती मार्कर गृह स्वामी और स्यूजन टॉल्टन नौकरानी। अब प्रोफेसर एक किताब लिखने लगे और उन्हें एक सहायक नियुक्त करना ज़रूरी लगा। उन्हें विलोबी स्मिथ नाम का एक युवक मिला जो हाल ही में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से निकला था, और उसका रोज़ाना काम सुबह प्रोफेसर से लिखवाना और शाम को अगले दिन के काम के लिए और सामग्री ढूंढना था। इसके अलावा मॉर्टिमर नाम का एक माली भी था जो घर में नहीं बल्कि बगीचे के दूसरे छोर पर एक 3 कमरे वाली झोपड़ी में रहता था। जब प्रोफेसर बगीचे में घूमना चाहते थे तो वह उन्हें व्हील चेयर पर घुमाता था। माली आखिरकार एक भरोसेमंद आदमी था। कोई भी नौकर या मालिक घर से बाहर नहीं जाता था क्योंकि प्रोफेसर हमेशा घर पर ही रहते थे और सहायक आस पड़ोस में किसी को नहीं जानता था। वहाँ एक छोटा सा बगीचे का दरवाज़ा था जो मुख्य सड़क पर खुलता था। कोई भी उस दरवाजे से अंदर आ सकता था बिना किसी को पता चले। फिर हॉपकिंस ने होम्स और वॉटसन को नौकरानी का किस्सा सुनाया। सूजन दोपहर के 11 बजे नौकरानी ऊपर वाले बेडरूम में कुछ पर्दे लगा रही थी। प्रोफेसर अभी भी बिस्तर पर थे क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था। सहायक मिस्टर स्मिथ भी अपने बेडरूम में थे, जिसे वो अक्सर बैठक के रूप में इस्तेमाल करते थे। हाउसकीपर घर के पीछे किसी काम में व्यस्त थी शायद। नौकरानी ने सहायक को उस बेडरूम के नीचे जहां वो थी अध्ययन कक्ष की ओर जाते हुए सुना। उसने उसे देखा नहीं था, लेकिन वो कसम खाती है कि वह वही था क्योंकि उसने उसके दृढ़ कदमों को पहचानना सीख लिया था। कुछ मिनटों के बाद नीचे वाले अध्ययन कक्ष से चीख की आवाज़ आई, और ये इतनी अजीब चीख थी कि नौकरानी समझ नहीं पाई कि यह किसी पुरुष की है या महिला की। इसके बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिससे पूरा घर हिल गया। नौकरानी ने अब हिम्मत जुटाई और दौड़कर नीचे अध्ययन कक्ष में पहुंची। उसने सहायक मिस्टर स्मिथ को ज़मीन पर पड़ा पाया। उसने उनका सिर उठाया और पाया कि उनकी गर्दन के पिछले हिस्से में खोपड़ी के पास चोट लगी थी, और वो हथियार जिससे उन पर वार हुआ था उनके बगल में पड़ा था। यह प्रोफेसर की मेज के दराज से निकाला गया एक चाकू था जिसका इस्तेमाल मोम को सील करने के लिए किया जाता था। इस चाकू में हाथी दांत का एक हत्था और एक सख्त ब्लेड था।
नौकरानी ने सोचा था कि वो आदमी मर चुका है, लेकिन जब उसने एक जग से उसके चेहरे और सिर पर पानी डाला तो उसने एक पल के लिए आंखें खोली। उसने कहा, प्रोफेसर, वही थी, वही थी। नौकरानी ने कहा कि यही आखिरी शब्द थे जो उसने उसे कहते हुए सुने थे। फिर उसने कुछ और कहने की कोशिश की और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और फिर वह मृत हो गया। नौकरानी दौड़कर अंदर आई, लेकिन वह आदमी पहले ही मर चुका था। नौकरानी प्रोफेसर के बेडरूम में दौड़ी और उसे अपने बिस्तर के कपड़ों में पाया। प्रोफेसर को मालिक रोज़ाना कपड़े पहनाता था और वह उठकर कहीं नहीं जा सकता था। जब नौकरानी ने उसे देखा तो वह अभी अभी नींद से जागा था और ये स्पष्ट था कि चीख ने उसे भी जगा दिया था। उसने तुरंत माली को बुलाया और उसे स्थानीय पुलिस स्टेशन भेज दिया। स्थानीय पुलिस ने इंस्पेक्टर हॉपकिंस को बुलाया था। हॉपकिंस ने घर का एक मोटा स्केच बनाया था ताकि वह होम्स को चीज़ें विस्तार से समझा सके। हॉपकिंस ने स्केच होम्स की गोद में फैला दिया और वॉटसन भी उठकर उसे देखने लगा। हॉपकिंस ने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा कि हत्यारे को बगीचे के गेट के अंदर आना होगा, क्योंकि घर में किसी और तरह से घुसना बेहद मुश्किल था। उन्होंने ये भी कहा कि हत्यारा शायद उस रास्ते से अंदर कक्ष के एक हिस्से को पिछले दरवाजे से बंद करके अंदर आया था, जहाँ से बाकी दो रास्ते बंद थे। सूजन ने अध्ययन किया था और उसी रास्ते से बाहर निकल गई थी, क्योंकि वे दौड़ कर नीचे आई थी और दूसरा रास्ता प्रोफेसर के बेडरूम की ओर जाता था। बगीचे के गेट का रास्ता बारिश के कारण गीली मिट्टी से ढका हुआ था और निरीक्षक के पैरों के कोई निशान नहीं मिले थे। होम्स से पूछा कि क्या इंस्पेक्टर ने गेट पर पैरों के निशान देखे थे। इंस्पेक्टर ने बताया कि गेट के पास की ज़मीन पर टाइलें लगी थीं और सड़क के ठीक सामने की मिट्टी इतनी कीचड़ और निशानों से भरी थी कि कुछ भी पहचानना मुश्किल था। इंस्पेक्टर ने बगीचे के रास्ते पर अंदर कुछ धुंधले से पैरों के निशान देखे थे, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं कह सका। फिर इंस्पेक्टर ने होम्स को एक टूटे हुए सुनहरे पेंस नेस के 2 टुकड़े दिखाए जो उसने मृतक के दाहिने हाथ से निकाले थे। उसने कहा कि उसने पुष्टि कर ली है कि ये सहायक के नहीं थे, क्योंकि उसकी नज़र अच्छी थी, इसलिए ये हत्यारे के ही होने चाहिए, यानी कि एक गोल्डन चश्मा जो बिल्कुल गोल होता है और अपनी नाक पर रखा जाता है। फिर होम्स ने चश्मे के टुकड़े अपने हाथ में लिए और उनकी बारीकी से जांच की। फिर उसने कागज़ का टुकड़ा लिया और उस पर कुछ लिखकर इंस्पेक्टर की तरफ उछालते हुए कहा, देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपके लिए यही सबसे अच्छा कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर ने ज़ोर से पढ़ा और उसमें लिखा था, चाहिए एक अच्छी औरत जो स्त्रियों की तरह सजी धजी हो, उसकी नाक बेहद मोटी हो और दोनों तरफ की आंखें एकदम नज़दीक हों। फिर होम्स ने कहा, शायद इस औरत का माथा सिकड़ा हुआ है, चेहरे पर झांकने जैसे भाव हैं और शायद कंधे गोल हैं। ऐसे संकेत हैं कि पिछले कुछ महीनों में उसने कम से कम 2 बार ऑप्टिशियन से परामर्श लिया है। चूँकि उसका चश्मा बहुत मजबूत है और ऑप्टिशियन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए उसे ढूंढने में शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इंस्पेक्टर वॉटसन के हैरान चेहरों को देखते हुए होम्स ने अपनी खोज के बारे में बताया। उसने कहा कि चश्मा शायद किसी महिला का था, क्योंकि मरते हुए आदमी के आखिरी शब्द किसी महिला के लिए थे। उन्होंने कहा कि वह शायद एक उच्च वर्ग की महिला थी, क्योंकि जिस किसी के पास सोने के मोटे रिम से जड़ा चश्मा होता है उसके पास बहुत पैसा होता है। नाक के पुल पर लगे चश्मे के क्लिप इतने चौड़े थे कि किसी के भी चेहरे पर फिट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उस महिला की नाक चौड़ी होनी चाहिए। होम्स ने आगे कहा कि उसका चेहरा पतला था और फिर भी वह चश्मे को पहनने पर अपनी आंखें चश्मे के बीच में नहीं ला पा रही थी, इसलिए उस महिला की आंखें पास पास लगी होंगी। होम्स ने यह भी कहा कि चश्मा बहुत शक्तिशाली था और इसलिए जिस व्यक्ति ने उसे पहना था वह उसके बिना ठीक से देख नहीं पाता होगा। फिर हॉपकिंस ने कहा कि उन्हें ऑप्टिशियंस के पास जाने वाली बात को छोड़कर सब कुछ समझ आ गया था। होम्स से बताया कि नाक पर लगे 2 रबर कॉर्क में से एक घिस गया था और ऐसा लग रहा था कि महिला ने ऑप्टिशियंस के पास दोबारा जाकर उसे बदल दिया था। हॉपकिंस मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें इतनी जल्दी इतने सारे सुराग मिल गए थे, और होम्स ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें इस मामले के बारे में कुछ और बताना है। उन्होंने कहा, अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं। फिर हॉपकिंस ने उन दोनों से अगली सुबह ऑक्सली ओल्ड प्लेस आकर मामले पर कुछ प्रकाश डालने का अनुरोध किया। होम्स ने कहा कि इस मामले में कुछ अनोखी विशेषताएं और है और वे आकर इसे देखने के लिए तैयार हैं। अगली सुबह आसमान साफ हो गया और होम्स, वॉटसन और इंस्पेक्टर चैथम जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। वह स्टेशन पर उतरे और यॉक्सली ओल्ड प्लेस की ओर चल पड़े, जहां गेट पर पहरा दे रहे एक स्थानीय कांस्टेबल ने उनका स्वागत किया। हेलो विल्सन, हॉपकिंस ने उनसे पूछा और फिर कहा उत्सुकता से कि क्या वहाँ कोई अजनबी आगंतुक आया था, पर कांस्टेबल ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कोई शख्स यहाँ नहीं आया। फिर हॉपकिंस होम्स और डॉक्टर को बगीचे के उस गेट तक ले गया जिसके बारे में वह उन्हें पिछले दिन बता रहा था। होम्स ने गेट पर लगे निशानों की जांच की
होम्स को शक था कि क्या हत्यारा उसी गेट के रास्ते से जो उसके बाहर निकलने पर था वापस आया होगा। फिर वे घर के पिछले दरवाजे पर गए जो उस अध्ययन कक्ष में जाता था जहां सहायक की भयानक मौत हुई थी। होम्स ने कमरे में रखी मेज की जांच की। कमरे में एक ब्यूरो था और ताले पर एक खरोंच। यह देखकर होम्स चीख पड़ा। उसने खरोंच की जांच की और पाया कि वह बहुत हाल ही का है, मतलब लेटेस्ट है, और उसने उस नाटकीय घटनाक्रम का वर्णन किया। उसने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महिला कमरे में आई होगी और ब्यूरो में कुछ चाहती होगी। तब वह ताला खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी सहायक अंदर आया और उसे चौंका दिया। चाबी निकालते समय उसने सतह पर एक खरोंच छोड़ दी। इसके बाद हुई हाथापाई में महिला ने मेज से चाकू उठाया और सहायक के सिर के पिछले हिस्से पर वार कर दिया। होम्स ने हाउसकीपर को बुलाया और उससे पूछा कि ब्यूरो की चाबियां किसके पास होती हैं और क्या चाबी साधारण है या जटिल। हाउसकीपर ने कहा कि चाबी प्रोफेसर के पास है और वह चब्स चाबी है जो बेहद जटिल है। तब होम्स ने नौकरानी सूजन को बुलाया और उससे पूछा कि क्या चीख सुनने के बाद किसी ने उस निकास द्वार का इस्तेमाल किया होगा, यानी कि एग्जिट गेट का, जिसका इस्तेमाल उसने किया था। नौकरानी ने कहा यह संभव नहीं है। तब होम्स प्रोफेसर से मिलना चाहता था और तीनों उसके कमरे में गए। होम्स ने बताया कि जिस अध्ययन कक्ष की वे जांच कर रहे थे और वह गलियारा जो प्रोफेसर के कमरे की ओर जाता था, दोनों नारियल की चटाई से बने थे। वे उस गलियारे से नीचे गए जिसकी लंबाई अध्ययन कक्ष से पिछले दरवाजे तक जाने वाले गलियारे के लगभग बराबर थी और सीढ़ियां चढ़कर प्रोफेसर के कमरे में गए। ये एक बड़ा कमरा था जिसमें एक बिस्तर था और दीवारों पर किताबों की अलमारियां लगी हुई थी। बिस्तर पर प्रोफेसर तकिए के सहारे बैठे सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने होम्स का स्वागत किया और उसे सिगरेट दी। होम्स ने सिगरेट ली और प्रोफेसर की बातचीत के दौरान कमरे में चहलकदमी करता रहा। उसने कहा कि उसके पास जीने के लिए बस उसकी किताब और सिगरेट हैं और अब उसके सहायक की मौत के बाद उसके पास सिर्फ सिगरेट ही बची है। होम्स ने उनसे पूछा कि मरते हुए आदमी के आखिरी शब्दों के बारे में प्रोफेसर की क्या राय है, और उन्होंने कहा कि नौकरान ही एकमात्र व्यक्ति थी जिसने ये शब्द सुने थे और शायद उसने गलत सुना था। उनकी राय में सहायक ने आत्महत्या की थी क्योंकि युवाओं के कई राज और प्रेम संबंध होते हैं। होम्स ने उससे पूछा कि अगर ये आत्महत्या थी तो मृत व्यक्ति के हाथ में चश्मे का क्या मतलब है। तो प्रोफेसर ने कहा कि वह केवल सिद्धांत दे सकता है, वास्तविक प्रमाण नहीं। होम्स ने उससे पूछा कि अध्ययन कक्ष के ब्यूरो में क्या था और फिर प्रोफेसर ने जवाब दिया कि कुछ पारिवारिक पत्रों और उसकी पत्नी के पत्रों के अलावा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो एक चोर चाहेगा। उसने चाबी होम्स को दी और जासूस ने उसे देखा, यानी होम्स ने उसे देखा। वो एक चब्स चाबी थी और उसने उसे प्रोफेसर को वापस दे दिया। फिर होम्स ने प्रोफेसर से कहा कि वो बगीचे में जा रहा है और दोपहर के भोजन के बाद तक प्रोफेसर को परेशान नहीं करेगा। हॉपकिंस शहर में उन अजनबी महिलाओं के बारे में पूछताछ करने चला गया जो वहाँ देखी गई थी। होम्स और वॉटसन बगीचे में टहल रहे थे। इसी बीच होम्स धूम्रपान भी कर रहा था। तब वॉटसन ने उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई सुराग है। होम्स ने एक अस्पष्ट उत्तर दिया, कहा कि यह उनके द्वारा पी गई सिगरेट की संख्या पर निर्भर करता है। फिर घर की रखवाली करने वाली को देखकर उसने उससे प्रोफेसर की आदतों के बारे में पूछा। होम्स ने कहा अगर वो इतनी सिगरेट पीता है तो उसकी भूख ज़रूर मर जाएगी। हाउसकीपर ने बताया कि प्रोफेसर की भूख अलग अलग होती है। होम्स ने कहा मैंने आज उन्हें बहुत सिगरेट पीते देखा था, इसलिए मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उन्होंने नाश्ते में ज़्यादा खाना नहीं खाया होगा और उनका दोपहर का भोजन भी ठीक नहीं होगा। श्रीमती मार्कर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोफेसर ने भरपूर नाश्ता किया था और उतना ही बड़ा दोपहर का भोजन भी मंगवाया था। फिर श्रीमती मार्कर चली गई और होम्स और वॉटसन पूरे बगीचे में सुबह तक रहे। दोपहर के भोजन के बाद होम्स प्रोफेसर के कमरे में गया और प्रोफेसर से पूछा कि क्या उन्होंने रहस्य को सुलझा लिया है। होम्स ने कहा कि उन्होंने सुलझा लिया है। हॉपकिंस और वॉटसन हैरान रह गए। प्रोफेसर ने मजाक में होम्स से पूछा कि क्या उन्होंने सारा दिन बगीचे में घूमकर रहस्य सुलझा लिया है। होम्स ने बताया कि उन्होंने प्रोफेसर के बेडरूम में ही रहस्य सुलझा लिया था। प्रोफेसर ने उनसे पूछा कि उसने कब सुलझाया था। फिर होम्स ने जवाब दिया, अभी। अब वह सभी हैरान थे। होम्स ने कहा कि वह जो तथ्य जानते हैं उन्हें लिख देंगे और उसके बाद उन्हें उम्मीद है कि प्रोफेसर उन तथ्यों को पूरा करेंगे। प्रोफेसर इस बार और भी हैरानी से होम्स की तरफ देखने लगे। होम्स ने कहा, कल एक महिला आपके कार्यालय से कुछ दस्तावेज लेने के लिए आपके नीचे वाले अध्ययन कक्ष में आई थी, लेकिन उसे आपके सहायक ने देख लिया। जब उसे पकड़ा गया था वो भागने के लिए बेताब थी और उसने आपके सहायक को चकमा देने की कोशिश की। इसी हाथापाई में जो कुछ उसके हाथ में लगा, यानी कि एक सीलिंग चाकू, उसने उठाया और आपके उस सहायक पर वार कर दिया।
जिससे उसकी मौत वहीं हो गई। लेकिन उसका किसी को मारने का इरादा तो बिल्कुल नहीं था। उसने अपना चश्मा खो दिया था और चूंकि उसकी नज़र बहुत कमज़ोर थी, इसलिए वह लाचार हो गई थी। वह आपके शयन कक्ष की ओर जाने वाले रास्ते से भागी, क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा कि वह उसी रास्ते से भाग रही है जिससे वह अंदर आती थी, क्योंकि दोनों रास्ते नारियल की चटाई से ढके हुए थे। उसने खुद को आपके कमरे में पाया। अब अलार्म बज चुका था और वह वापस नहीं जा सकती थी, इसलिए वह आपके कमरे में घुस गई। प्रोफेसर अपने बिस्तर से उठे और हंसने लगे। उन्होंने कहा, श्रीमान होम्स, आपके क्या बेतुके सिद्धांत हैं। अगर वो मेरे कमरे में आती तो क्या मुझे पता नहीं चलता? होम्स ने शांति से जवाब दिया, तुम्हें उसके बारे में पता था प्रोफेसर। तुमने उसे भागने में मदद की थी। प्रोफेसर ने पूछा, ओह, मुझे पता था। ठीक है, तो अब वो कहाँ है मिस्टर होम्स? होम्स ने शांति से बेडरूम के कोने में रखी एक ऊंची किताबों की अलमारी की ओर इशारा करते हुए कहा, उस अलमारी के पीछे। प्रोफेसर चौंक गए और बिस्तर पर गिर पड़े। जिस किताबों की अलमारी की ओर होम्स ने इशारा किया था वो कब्जे पर घूम गई और एक बहुत ही धूल मिट्टी से सनी महिला बाहर निकली और बोली, हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं यही हूँ। वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी होम्स ने लंदन में बताई थी। उसमें एक खास अंदाज था, वह बहुत ही शालीन लग रही थी। हॉपकिंस ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसे अपना कैदी घोषित कर दिया। उस महिला ने तुरंत अपना हाथ झटक दिया और कहा कि वह उसकी कैदी तो है, लेकिन उसकी बात सबको सुननी चाहिए। फिर उसने कहा, जो होम्स सर ने कहा है वो सच है। वो फीस के कागजात लेने आई थी और मिस्टर स्मिथ ने उसे पकड़ लिया था। उन्होंने गलती से उसे मार डाला और प्रोफेसर के कमरे में जा पहुंची। उसने कहा कि प्रोफेसर अंग्रेज नहीं बल्कि रूसी थे। वो 50 वर्ष के थे और वह 20 वर्ष की थी और उन्होंने विवाह किया था और क्रांतिकारियों के एक समूह से संबंधित थे। उनमें से कुछ ने एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी थी और उनमें से कई गिरफ्तार कर लिए गए थे। खुद को बचाने के लिए प्रोफेसर ने समूह के बारे में जानकारी दी और उन सभी को जेल की सज़ा सुनाई गई। उन्हें एक बड़ा इनाम भी मिला। समूह में एक व्यक्ति अच्छा आदमी था और वह सभी को हिंसा का प्रयोग न करने की सलाह दे रहा था। वह पत्र उसे जेल की सज़ा से बचा सकते थे, लेकिन प्रोफेसर को ये पत्र मिल गए और उन्होंने उन्हें पुलिस से इन पत्रों को छिपा दिया। फिर उसकी सज़ा खत्म हो गई, यानी कि उस भले आदमी की, और वह भला आदमी जो उसका दोस्त था, यानी कि इस औरत का, अब भी सर्बिया की नमक की खदानों में सज़ा काट रहा था। इसलिए वह इंग्लैंड आ गई और एक जासूस को यह पता लगाने के लिए नियुक्त किया कि उसका पति अपनी ठगी की हुई दौलत के साथ कहाँ बस गया है। उसने एक आदमी को उसके सचिव के रूप में काम पर भेजा और उसने उसे ये जानकारी दी कि कागजात ब्यूरो में हैं और उसे चाबी की मोम की छाप दी है, लेकिन उसने और काम नहीं किया और नौकरी छोड़ दी। उस दिन जब वह कागजात लेने आई थी तो उसने एक युवक से पूछा था जो उस गली में टहल रहा था जहाँ प्रोफेसर रहता था। वो युवक असल में प्रोफेसर का सहायक ही निकला। होम्स ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि सहायक वापस आया था और उसने प्रोफेसर को उस महिला के बारे में बताया था, यही ना? जी हाँ। फिर जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने ये कहने की कोशिश की थी कि ये वही महिला है और वही महिला जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। महिला ने बीच में ही टोकते हुए होम्स से कहा कि उसे अपनी बात पूरी करने दी जाए। उसने बताया कि उसके पति ने उसे अंदर आते देखकर उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी दी थी, लेकिन उसके पास सबूत थे और वो जानता था कि उसे उसके पिछले अपराधों के लिए पकड़ लिया जाएगा। इसलिए उसने इसी औरत को अलमारी के पीछे छुपा दिया और उसके लिए अतिरिक्त खाना भी मंगवाया। फिर उस महिला ने कागजात का पैकेट होम्स को दिया और उससे कहा कि वो आदमी, वो भला आदमी, यानी कि वो होम्स और उसकी पूरी टीम सरगोई को बचा ले, जो अब भी नमक की खदान में काम कर रहा था। फिर वह चिल्लाई और उसने कहा कि उसने अपना फर्ज निभा दिया है और वह गिर पड़ी। होम्स उसे रोकने के लिए उछला, लेकिन उसने कहा, तुम बहुत ज़्यादा देर कर चुके हो मिस्टर होम्स। मैंने अपने छिपने की जगह में जहर खा लिया था। फिर वह बेहोश हो गई। होम्स ने कहा कि मामला बहुत दिलचस्प था। वो लंदन वापस जा रहे थे। होम्स ने कहा कि चश्मा देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि चश्मा पहनने वाला उनके बिना असहाय होता। फिर उन्हें एक और सुराग मिला जब उन्होंने दोनों गलियारे में चटाई देखी जो नारियल की थी। फिर उन्होंने प्रोफेसर के कमरे में किसी तरह छिपने की जगह ढूंढी और देखा कि कमरे की एक अलमारी में नीचे ज़मीन पर किताबों के ढेर नहीं थे जैसा कि दूसरी अलमारियों में होता है। इसलिए होम्स कमरे में इधर उधर टहल रहे थे, सिगरेट की राख का मनचाही जगह पर थपथपाते रहे। जब वह दोपहर के भोजन के बाद प्रोफेसर से मिलने वापस आए तो उन्होंने देखा कि अलमारी के सामने की ज़मीन से राख गायब हो गई थी। इसका मतलब साफ था कि उस महिला ने दरवाज़ा खोला था और नीचे बगीचे में जाने पर बाहर आने के लिए राख पोंछते हुए बाहर आई थी। इस प्रकार होम्स ने अपनी उत्कृष्ट और दुर्लभ जासूसी कौशल से एक और संगीन मामला सुलझा लिया था। उन्होंने हॉपकिंस से कहा, ठीक है इंस्पेक्टर, आपका मामला सुलझाने के लिए बधाई।
मुझे लगता है कि वॉटसन और मैं दस्तावेजों की समस्या सुलझाने के लिए रूसी दूतावास जल्द ही जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी कहानी शेरलॉक होम्स एंड द गोल्डन पेंसिल्स। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। प्लीज़ वो हाई बटन प्रेस करना ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।